एबीपी न्यूज सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक जो सुनवाई हुई है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने शो तैयार किया है। इस शो में अदालत में सभी पक्षों की ओर से जो दलीलें रखी गई हैं, उन्हीं दलीलों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। शो को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के प्रमुख हिस्सों को दर्शकों तक पहुँचाना है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमने इस शो में अपनी कोई राय नहीं रखी है। हिजाब पर हाहाकार जो तो पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लेकिन हम आज बात करेंगे भारत में इससे जुड़े एक बड़े मुकदमे की। वैसे ये मामला सिर्फ एक राज्य कर्नाटक से जुड़ा है, पर इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक इस मामले को सुना है और अब वो फैसला देने जा रहा है। ये तय करने जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकेंगी या उन्हें तय यूनिफॉर्म का पूरी तरह पालन करना होगा। मैं निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के एक एक पल का गवाह हूं और आज नाट्य रूपांतरण के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस दौरान क्या क्या हुआ। ये पूरी कहानी शुरू हुई इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से जुड़े विवाद पर। 15 मार्च को हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म कोड के पूरी तरह पालन के पक्ष में फैसला दिया। ये तक कह दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ 1-2 नहीं 24 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हिजाब समर्थक वकीलों ने कई बार सुनवाई की मांग की, लेकिन सितंबर में जब यह मामला सुनवाई के लिए लगा तो ना जाने क्यों इसे टालने की मांग करने लगे। इसके लिए तरह तरह की दलील देने लगे। सर, अभी हमारी तैयारी नहीं है, सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी जाए। आज कोर्ट में बहुत भीड़ है, हम में से कई लोग अपनी फाइल भी अंदर नहीं ला पाए हैं। इस बात पर जज ने कहा, आपने बार बार चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की मांग की, अब जब मामला लगा है तब टालने की बात कह रहे हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहस शुरू कीजिए। इस मामले का जल्द निपटारा हो। हम लिखित जवाब दाखिल नहीं करना चाहते। दूसरा पक्ष अपनी बात रखे, हम यहीं उसका जवाब देंगे। कर्नाटक सरकार का यह कहना कि वो लिखित जवाब दाखिल नहीं करना चाहती बहुत अहम था। लिखित जवाब दाखिल करने का मतलब होता सुनवाई का 4 से 6 हफ्ते के लिए टल जाना, क्योंकि पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ हफ्ते का समय राज्य सरकार को मिलता और फिर उसका जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता पक्ष को भी कुछ हफ्ते मिलते। कर्नाटक सरकार ने जो स्टैंड लिया, उसके चलते सुनवाई टालने की कोई वजह नहीं बची। जब सुनवाई शुरू हुई तब हिजाब समर्थक पक्ष ने यह कहा कि मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई अहम संवैधानिक सवाल शामिल हैं। लेकिन इसे भी कोर्ट ने नहीं माना। मामला इतना सरल नहीं है, कई संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करने की जरूरत होगी। कानून की नज़र में समानता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समेत कई बातों पर चर्चा होनी है। यह मामला बड़ी बेंच में भेजा जाना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये छोटा मामला है। 2 जजों की बेंच सुनवाई में सक्षम है। इसे जबरदस्ती जटिल बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार कोर्ट को कहना पड़ा, जिरह शुरू की जाए। यहाँ कोई भी पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्का या जिल्लाब की बात नहीं कर रहा है। अगर मुस्लिम लड़कियां यूनिफॉर्म के ही रंग का दुपट्टा अपने सर पे रखती हैं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? इस पर जज साहब ने एक वाकया भी सुनाया। लेकिन हर सार्वजनिक जगह का एक ड्रेस कोड होता है। आप गोल्फ खेलने जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि आप अपनी पसंद की पोशाक पहनेंगे। एक बार एक महिला वकील जींस पहनकर कोर्ट में आ गईं। उन्हें समझाया गया, उन्होंने अपनी गलती मानी, उसमें सुधार किया। धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वैसे भी हमने ड्रेस कोड तय नहीं किया, सिर्फ स्कूलों से कहा कि वह तय करें और उसका पालन करवाएं। धीरे धीरे सुनवाई आकार लेने लगी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को पूरा मौका दिया। शुरुआती 7 दिन हिजाब समर्थक पक्ष ने अपनी बातें रखी। कानूनी और धार्मिक दलीलों के अलावा उन्होंने दुनिया भर के देशों के उदाहरण भी दिए। जवाब में कर्नाटक सरकार ने भी ईरान समेत दुनिया के कई हिस्सों में जारी हिजाब विरोधी मुहिम का जिक्र किया। मैंने अब तक ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की के कई उदाहरण दिए। आप देख सकते हैं कि निजी पसंद या सांस्कृतिक वेशभूषा को लेकर लोगों ने संघर्ष किया और उसे आखिरकार मान्यता भी मिली। इस पर बेंच ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आप कई घंटों से भारत से बाहर हैं, अब यहाँ लौट आइए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान समेत कई देशों में महिलाएं हिजाब को हटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
लेकिन यहाँ कुछ लोग हिजाब को अधिक से अधिक लागू करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिरह के दौरान मौलिक अधिकारों पर खूब चर्चा हुई। अनुच्छेद 19 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर सबसे पहले दलील दी गई। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि लोगों को अपनी निजी पसंद का अधिकार है, उससे उन्हें तभी रोका जा सकता है जब उनकी पसंद नैतिकता या कानून व्यवस्था के विरुद्ध हो। लेकिन लड़कियों के हिजाब पहनने से कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। इस पर कर्नाटक सरकार ने विवादित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे बवाल की जड़ बता दिया। कुछ लड़कियां अगर अपने पसंद से सर पर स्कार्फ पहन लें तो इससे किसी को क्या दिक्कत है। उनकी यह पसंद ना तो नैतिकता के खिलाफ है, ना उससे कानून व्यवस्था का कोई नुकसान है। उडुपी के जिस कॉलेज में ये सारा मसला शुरू हुआ, वहाँ लगभग 10 साल से एक ही ड्रेस कोड चल रहा था। सभी लोग उसका पालन कर रहे थे। 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। इसके बाद कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने लगी। जवाब में हिंदू छात्र भी कंधे पर भगवा गमछा रखकर आने लगे। क्या इसे ऐसे ही चलने दिया जाता? इससे न सिर्फ शिक्षण संस्थानों का अनुशासन बिगड़ रहा था, बल्कि समाज में तनाव भी फैलने लगा था। सुनवाई लगातार दिलचस्प रूप लेती जा रही थी। बात वहां भी पहुंची जहां उसे पहुंचना ही था, यानी बात शुरू हुई संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हीं मामलों में लागू होता है या उन्हीं बातों को संरक्षण देता है जो किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और जिनके पालन से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान ना होता हो। यहाँ हिजाब समर्थक पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ता दिखा। इस दौरान सिख छात्रों की पगड़ी पर भी चर्चा हुई। संविधान सबको अपने धर्म के पालन का मौलिक अधिकार देता है। क्या इस तरह सरकारी आदेशों के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है? आखिर सिख छात्र भी तो पगड़ी पहनकर आते हैं। कोर्ट को कहना पड़ा, ये तुलना गलत है। सिखों में केश रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए सिख छात्र पगड़ी पहनते हैं। उनके लिए कड़ा, कंघा समेत कई चीजें अनिवार्य हैं। पर क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि हिजाब भी उसी तरह इस्लाम में अनिवार्य है? आज भी ईसाई छात्र क्रॉस पहनकर स्कूल आ रहे हैं। हिंदू छात्र रुद्राक्षी माला भी पहन लेते हैं। सिर्फ हिजाब से ही क्यों समस्या है? कोर्ट ने दोबारा टोकते हुए कहा, आप फिर गलत तुलना कर रहे हैं। क्रॉस या कोई भी माला कपड़ों के नीचे रहती है, लेकिन हिजाब यूनिफॉर्म से अलग, बाहर से दिखाई पड़ने वाली चीज है। यहाँ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पूरे राज्य में हिजाब पहनने से रोक दिया गया हो। स्कूल कॉलेज के बाहर जिसे हिजाब पहनना हुआ है पहन सकता है, लेकिन स्कूल में वहाँ के अनुशासन के हिसाब से रहना चाहिए। वैसे भी सिर्फ कुरान में जिक्र होने भर से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा हो गई हो। अनिवार्यता के पहलू पर अपने पक्ष को कमजोर पाते हुए हिजाब समर्थक पक्ष के ही कुछ वकीलों ने कहा कि इस पहलू पर बहस ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट कुरान में लिखी बातों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट को यह नहीं कहना चाहिए था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस पर जजों ने कहा, पहले आपने ही हाईकोर्ट में अनिवार्यता पर दलील दी और जब आपकी दलील खारिज हो गई तो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को इस पहलू पर जाना नहीं चाहिए था। इस दौरान एक वकील ने आस्था का सवाल उठाया और अयोध्या मामले का हवाला दिया। कुरान में लिखी बातें मुसलमानों के लिए फर्ज का दर्जा रखती हैं। अगर कोई लड़की हिजाब को फर्ज मानकर उसे पहनना चाहती है तो उसे इससे नहीं रोका जाना चाहिए। ये सवाल आस्था का है और सुप्रीम कोर्ट ही अयोध्या मामले में यह कह चुका है कि वह धार्मिक ग्रंथों का विश्लेषण नहीं करना चाहता। इस तरह के मामले में लोगों की आस्था ही काफी है। कोर्ट ने साफ किया, ये दोनों मामले अलग हैं। अयोध्या मामले में हिंदू श्रद्धालु जिस जगह पर लंबे समय से पूजा कर रहे थे, उसके बारे में उनकी आस्था थी कि वो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। सर, लेकिन हमारा ये कहना है कि कुरान में लिखी बातों की व्याख्या करने में कोर्ट सक्षम नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने हिजाब पक्ष के वकील से कहा, हम भी कुरान का विश्लेषण नहीं करना चाहते। आप लोगों ने हाईकोर्ट में कुरान में लिखी बातों को आधार बनाकर दलील दी थी, तभी उस पर बहस हुई। बेहतर होगा यहाँ सभी पक्ष कानूनी पहलुओं पर चर्चा करें। इसके बाद हिजाब समर्थक पक्ष के कुछ वकीलों ने ये दलील दी कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने के बाद से बड़ी संख्या में लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। कोर्ट ने माना कि यह बात चिंताजनक है, लेकिन यह भी कहा कि यह दलील हाईकोर्ट में नहीं दी गई थी।
अपील पर सुनवाई के दौरान नई दलील रखना सही नहीं है। कुछ वकीलों ने इसके बाद शिक्षा के अधिकार की बात की, अल्पसंख्यक संस्कृति के संरक्षण के मौलिक अधिकार की भी बात की। शिक्षा पाने का सबको हक है, लेकिन हिजाब पर रोक के बाद बड़ी संख्या में लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये संख्या लगभग 17,000 है। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, फिर भी यह स्थिति है। इस पर अदालत ने भी चिंता जताई। लड़कियों का पढ़ाई छोड़ना चिंता की बात है, लेकिन ये बात आपने हाईकोर्ट में नहीं कही थी। अब यहाँ नई दलील नहीं रख सकते। वैसे अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा की बात कहता है, लेकिन ये मामला बड़ी कक्षाओं और कॉलेज से जुड़े छात्रों का है। लेकिन कानून की नजर में बराबरी भी एक मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 के तहत अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भी संविधान देता है। केरल हाई कोर्ट में भी हिजाब से जुड़ा एक मामला सुना गया था। केरल हाई कोर्ट ने माना कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए एक फर्ज है और उसे मान्यता दी। अनुच्छेद 29 की दलील भी हाई कोर्ट में नहीं दी गई थी। यह मामला सीधे सीधे अनुशासन और स्कूल कॉलेज में शिक्षा का उचित माहौल बनाए रखने से जुड़ा है। इसे बेवजह बड़े बड़े सवालों में उलझाकर जटिल बनाया जा रहा है। हिजाब समर्थक वकीलों ने अयोध्या मामले का हवाला दिया तो कर्नाटक सरकार भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने 3 तलाक केस का उदाहरण दिया, बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर भी चर्चा की। इस दौरान उन शिक्षकों की तरफ से भी दलीलें रखी गईं जिन्हें हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं ने पक्ष बनाया है। इनमें से ज्यादातर वो शिक्षक हैं जिन्होंने हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर आने से मुस्लिम लड़कियों को मना किया था। इन शिक्षकों ने भी अनुशासन का हवाला दिया, लेकिन इस दौरान कर्नाटक सरकार और शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। हर बात अनिवार्य नहीं बताई जा सकती। एक साथ 3 तलाक को भी कई लोग अनिवार्य बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कुछ लोग बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने को भी अनिवार्य बताते थे, लेकिन यह बात भी गलत पाई गई। इस दलील पर कोर्ट ने पूछा, आप कहते हैं कि आपने ड्रेस कोड नहीं बनाया, आपने सिर्फ स्कूलों से कहा कि वो तय करें, लेकिन आपने आदेश में ये भी लिख दिया कि हिजाब इस्लाम के हिसाब से अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब आपका इकलौता मकसद हिजाब पर रोक था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ शिक्षा का सही माहौल बनाए रखना ही था। वैसे हवन हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो क्या कोर्ट में हवन करने दिया जा सकता है? कल को कोई महिला एयरपोर्ट पर जाकर यह कहे कि वह अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो क्या इसकी भी अनुमति होगी? हम फिर दोहरा रहे हैं कि कोई स्कूल में बुर्के की वकालत नहीं कर रहा है, ना ही ये कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियां यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगी। सिर्फ इतनी सी बात है कि मुस्लिम छात्राओं में से जो हिजाब पहनना चाहती हैं, उन्हें यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ सिर पर रखने दिया जाए। मैं एक शिक्षक की तरफ से पेश हुआ हूँ। हमें स्कूल में शिक्षा का माहौल चाहिए। अगर बच्चे बाहर से सीख कर आएंगे कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान पर जोर देना है, तो छात्रों में आपस में ही भेदभाव होगा। शिक्षक भी कैसे सहज होकर पढ़ा पाएंगे? कोर्ट ने कहा, लेकिन स्कूल से बाहर की दुनिया विविधता से भरी है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि बच्चे पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे की संस्कृति को जानें, उसका सम्मान करें? जब वो पढ़कर बाहर निकलेंगे तो उन्हें और समाज को भी इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा और धर्म को जोड़ना सही नहीं है। धार्मिक बातों को किनारे रखकर पढ़ाई की जाएगी तो उसका सही लाभ होगा। दुनिया के अधिकतर नोबेल पुरस्कार विजेता उसी वर्ग से आते हैं जिसने शिक्षा और मजहब को अलग रखा है। हम अंत में ये फिर कहना चाहते हैं कि कर्नाटक सरकार का स्कूलों को भेजा गया आदेश गलत था, वह रद्द होना चाहिए। सरकार का मकसद सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाना था। उसने अपनी दलील में बिना वजह PFI का नाम लिया। अगर हिजाब कुछ मुस्लिम लड़कियों को जरूरी लगता है तो उनकी पसंद का सम्मान होना चाहिए। हमने किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ अच्छे माहौल में शिक्षा की बात कही, अनुशासन पर जोर दिया। यह समझ से परे कि कुछ लोग क्यों भड़क गए, क्यों धर्म को आगे रखकर दलील दे रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर बनाए गए हर दबाव को स्वीकार किया जाएगा तो ये पढ़ाई के लिए सही नहीं होगा। अगर ड्रेस कोड से हिजाब रुका तो भगवा गमछा भी रुका। 10 दिन तक चली बहस में सबसे ज्यादा समय हिजाब समर्थक याचिकाकर्ता पक्ष को मिला। कर्नाटक सरकार और शिक्षकों की दलील सिर्फ 1.5 दिन चली। शुरू में हिजाब समर्थक पक्ष से सवाल पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कर्नाटक सरकार से भी कई कड़े सवाल किए। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा
या उसे बदल देगा। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि फैसला जो भी होगा उसका असर पूरे देश में दिखेगा और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। नमस्कार।